नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा स्टैटिक सांख्यिकी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लास्ट चैप्टर जो है अपने सिलेबस में मेंशन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंतर्गत हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं जो कि आप सभी को पता है, हमने सिलेबस पहले डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं लिख देती हूँ। हमें माध्य के बारे में जानना है, देन हमें माध्यिका क्या होती है, और लास्ट में हमें बहुलक। ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम जो केंद्रीय प्रवृत्ति शब्द है इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि हमें कोई भी डाटा दिया रहेगा, डाटा का हमें क्या दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, उस सेट से हम मध्यमान, औसत मान और सबसे जो सामान्य बिंदु है उस डाटा का, उसे फाइंड करने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनरली केंद्रीय प्रवृत्ति कह देते हैं। और इसके अंतर्गत अपने ये तीनों आते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। फिर आगे अगर और ज़्यादा हम पढ़ते हैं तो माध्य विचलन, माध्यिका विचलन, इस तरह की बातें भी चलती हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इनके बारे में ही जानना है। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो अब चलते हैं किसके, तो जो टाइप्स ऑफ क्या है, स्टेटिस्टिकल एवरेज, जो हमें सांख्यिकी में हम माध्य निकालते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास में 2 टाइप से होते हैं। ये टाइप क्या है, पहला तो हम कह देते हैं इनको क्या, मैथमेटिकल एवरेज, मतलब गणितीय औसत हम निकालते हैं, और दूसरा पोजिशनल एवरेज, मतलब स्थिति माध्य। अब इनको भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, पहला तो क्या है, यहाँ पर जो हमारा गणितीय औसत है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है समांतर माध्य में, एरिथमेटिक मीन, जिसे ही हम क्या कहते हैं, औसत भी कहते हैं, एवरेज कह देते हैं, माध्य कह देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में हमें सेकंड नंबर पे ये माध्य के ही टाइप है, औसत के ही, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है। जैसे आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी ना, वैसे ही है थोड़ा सा यहाँ पर। और यहाँ पे हरात्मक माध्य है, हरात्मक श्रेणी अपन पढ़ते थे पहले छोटी क्लासेज में, तो नाम अभी आपको थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा। आगे क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, पहले आप नाम पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इजी क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहीं से पूछ ले कि भाई औसत तो आपको पता है, लेकिन औसत में भी किस 3 तरह के होते हैं। तो गणितीय औसत में क्या क्या होता है भाई, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, 3 इसके टाइप हैं। और यहाँ पे स्थिति माध्य जो है, स्थिति माध्य में बाकी जो अपना बचा हुआ है ये यहाँ पे अपने आता है, ठीक है। तो इसमें अपने आता है पहले नंबर पे माध्यिका, मीडियन, ठीक है, इसको एम से डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ये विभाजन माध्य, पोजीशन वैल्यूज, सॉरी पोजीशन मीन। और थर्ड नंबर पे हमें डिस्कस करना है यहाँ पे बहुलक, मतलब जो मोड, ठीक है। तो ये हमें बेसिक डिफरेंस इनमें पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि कैसे कैसे इनके प्रकार विभाजित हैं। तो डेफिनेशन वगैरह तो आपसे जनरली नहीं पूछेगा, पर ये पूछ सकता है कि गणितीय औसत में कौन कौन से आते हैं, और स्थिति औसत में हम क्या है, किसको पढ़ते हैं, तो माध्यिका को, और ये पोजीशन मीन, विभाजन माध्य को। ये अपने सिलेबस में नहीं है, पर टाइप में आप ध्यान रख सकते हो। हमें यहाँ पे ज़्यादा यही पढ़ने हैं, औसत में सारे ये तीनों पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में माध्यिका और बहुलक, ये हमें पढ़ना है। इसको चाहे तो अपन, मतलब चाहे क्या, इसको पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, तो अब हम चलते हैं यहीं से सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। समांतर माध्य क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, समांतर माध्य जो है इसी को अपन एरिथमेटिक मीन बोल देते हैं, जनरली हम इसको औसत एवरेज बोल देते हैं, और माध्य भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सब तो इसके नाम हो गए। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो ये x लिख के इस पर ऐसे लाइन खींच देते हैं, मतलब इसको x बार अपन बोलते हैं, ठीक है। x बार, अभी x कैपिटल भी लिख देते हैं, कभी कभी स्मॉल भी लिख देते हैं, तो इससे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला है इसका, जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, वही इसका फॉर्मूला है। एवरेज का फॉर्मूला आप सब जानते हो, बिल्कुल जानते हो, पहले आपने पढ़ा हुआ है, अभी आपके जो है चीज़ें थोड़ी सी क्या हो गई, आप भूल गए हैं, बस इतना ही तो अंतर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो माध्य का, औसत का सूत्र आप सभी जानते हैं, और इसी को अपन समांतर माध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप सभी जानते हैं क्या होता है, राशियों का योग, यही आप पढ़ते हो, तो उसी अंदाज में अपन बता रहे हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या होता है, जितनी आपको वैल्यूज़ दी गई है उनका पहले आपको क्या करना है, सम करना है, और उसको ऊपर रखना है, और जितनी वैल्यूज़ दी हुई है उससे क्या करना है, डिवाइड। तो राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या, ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैंने सिर्फ आपको याद दिलाई है। तो इसी को अपन ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला बनाया है। जैसे आपके पास में मान लीजिए कि ये x1 कोई संख्या है, फिर x2 है, फिर x3 है, इस तरह से xn तक है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसको फिट करें तो क्या हो जाएगा, ये तो राशियाँ हैं, ठीक है, सारी x1 से लेकर n तक की राशियाँ हैं, तो इनका योग अपन ने यहाँ पे कर दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से xn तक जितनी भी राशियाँ उन सबका सम कर दिया, और डिवाइड किससे कर दिया, जितनी राशियाँ हैं। तो 1 से लेकर n तक अपने पास n नंबर्स हैं, तो n से अपन ने डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। अब इसका एक क्वेश्चन भी अभी लेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये भी पहले भी बताए थे,
ये कब बताए थे? नंबर सिस्टम की जो क्लास थी उसमें थोड़ा सा अपन ने देखा था। क्या देखा था? कि हमें n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो। वहाँ पे मैंने बताया था कि n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना रहता है तो उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन। और इसके साथ में ही थोड़ा सा अपन यहाँ लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 और डिवाइड किससे था ये पूरा? 6 से, ये बताया था। और इसके अलावा लास्ट में अगर क्यूब हो, घन हो, तो उसका भी मैंने बताया था क्या होता है, ये जो पहला है ना इसी का पूरे का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू है ना, इस पूरे का अपन को वर्ग कर दिया। तो ये आपको पता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि माध्य बताइए इनका आप। तो माध्य के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या पढ़ना है। प्रथम n है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। तो आप देखो क्या समझ में आया, यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, n है। ठीक है, टोटल नंबर्स n है और हमें ये योग पता है। ठीक है, तीनों का योग तो पता है। तो फॉर्मूला क्या है, योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या आपको n पता है तीनों के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपके पास में है ना इसमें सिर्फ n का डिवाइड करना है। ठीक है, तो n का डिवाइड करना है तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो डिवाइड अगर अपन ऐसे लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और इस पूरे में अगर n से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, n बटा वन है तो ये अगर ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है ना। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, ये n से गुणा कर दिया। ठीक है, तो बस यही बात आपको समझना था। तीनों में अपन n से यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे एक तरह से। तो भाग देने का मतलब क्या है, n से यहाँ पे नीचे गुणा करना। तो यहाँ पे मैंने n से गुणा कर दिया। इसी तरह से अपन यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ अब n से गुणा, और यहाँ पे भी अपन को यह n से गुणा कर देना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला बनाने चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो n प्राकृत संख्याओं का माध्य है, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये n से n तो कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास n प्लस वन बटा दो। तो ये माध्य हो गया। तो माध्य में क्या होता है, जो संख्या रहती है ना उसका अगर अपन भाग देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये n से n कैंसिल, तो क्या बचा फॉर्मूला अपने पास माध्य के लिए, ये n तो हट जाएगा ना, तो n प्लस वन और इंटू 2n प्लस वन और डिवाइडेड बाय 6। ऐसे ही यहाँ पे अपन n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n है, यहाँ n स्क्वायर है। इसको मैं ओपन करके ही बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू था। ये मैंने जो ब्लैक कलर से दिख रहा है इस पूरे का वर्ग कर दिया, तो सबके ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको डायरेक्टली 4 लिख देती हूँ। और हमने क्या किया, ये 1/n से इसको मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, अब हमें यहाँ दिख रहा है ये n से एक बार n कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा अपना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये किसके लिए है, ये है इसके लिए, घन के लिए। ठीक, ये अपने लिए वर्ग के लिए हो गया, बस n यहाँ से हट गया, यहाँ से कैंसिल कर दिया ये अपन ने इसलिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या बता दिया, वापस रिकॉल कर लेते हैं। देखो समांतर माध्यम में हमें देखना था क्या होता है, तो राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो राशि अपन के पास x1 से xn तक थी, सबका हमने जोड़ दिया है और हमने फिर कितनी संख्या थी n, उसका भाग दे दिया। तो ये हमारे पास सिंपल एवरेज का फॉर्मूला आ गया है। इसको अपन सम को, ये सिग्मा, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, ये चिन्ह, इसको अपन सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका जोड़ कर रहे हैं सबका, ये दर्शाता है यहाँ पे। फिर सिग्मा x अपॉन n, तो ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब आगे मैंने क्या बता दिया, ये n प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो माध्य में हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्या दी हुई है उसमें एक जोड़ के हमें 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो n प्लस वन बटा दो। वर्गों का माध्य पूछे तो n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 याद रखना है। और अगर प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य पूछ ले तो n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 याद रखना है। चलते हैं अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करने पे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है पहला क्वेश्चन अपना जिसको हमें डिस्कस करना है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है अपने सामने, यदि क्या है, 5 प्रेक्षण, 5 ऑब्जर्वेशन मतलब राशि। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, राशि, प्रेक्षण कुछ भी दे दे आपको। ठीक है, यही मतलब समझना है। 5 प्रेक्षणों का मान इन्होंने ये 27, 11, 17, 19 और 21 दिया है और माध्य पूछ लिया। माध्य लिख दिया मतलब आपको एवरेज, समांतर माध्य ये समझना है। ठीक है, माध्य के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब आपको सिंपल एवरेज जो है फाइंड करना है। अगर इसके आगे गुणोत्तर लगा दिया हरात्मक तो फिर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, जो कि अपन आगे देखेंगे। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बने रहें, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अच्छे से समझ में आती है, आपकी हेल्प होती है, तो फिर आपको एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। इसी से हमें और मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाने का मन भी होता है। ठीक है, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने। सॉल्यूशन में क्या है, माध्य हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो माध्य शब्द पकड़ते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि माध्य का मतलब क्या है भाई। जितने अपने को नंबर्स दिए हैं उनका तो क्या करना है, सम करना है और डिवाइडेड कर देना है किससे, जितने आपके पास में संख्याएं हैं। ठीक, जितनी संख्या है उससे अपन को डिवाइड कर देना है।
तो कितनी संख्या दी हुई है, यहाँ पहले ही इन्होंने 5 बता दिया है, आपको गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5 इन्होंने पहले ही बोल दिया भाई ये है, तो n का वैल्यू आपको 5 दे दिया है। और ये सारी अपने पास में ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 और ये x5, इन सब का आपको अब क्या करना है, योग करना है और उसको योग करके यहाँ पे लिख देना है। और डिवाइड किससे करना है, 5 से, बस इतना आपको करना है। तो चलिए फटाफट से इनको क्या करिए, ऐड करिए। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 9 और 1 ये 10 हो गया। 10 के बाद में इसमें अपन ने क्या जोड़ देना है, 10 है। फिर यहाँ देखो 7 और 7 14, ठीक है, और ये एक 15 हो जाएगा। 10 और अपने पास ये 15 हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25। और कैरी हमें करना है 2 कैरी करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 और ये 1 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 4, 4 और 1 ये 5, 5 और 2 ये 7, 7 और 2 ये 9। तो 95 डिवाइडेड बाय जितनी संख्या, मतलब n का मान क्या है 5, तो 95/5। तो कितना होता है, 5 एकम 5 और 5 नाम 45। तो ये हो गया, ठीक है। तो 19 अपना इसका माध्य आ चुका है, ठीक है। तो ये तो कब काम करेगा, जब अपने पास में क्या हो, अवर्गीकृत आंकड़े हो, ठीक है। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड मैंने पहले भी बताया आपको। अवर्गीकृत आंकड़े जिसमें क्या हो, संख्या अपन को ग्रुप फॉर्म में दी गई हो, ठीक है, ग्रुप के रूप में दी गई हो, समूह के रूप में, टेबल के फॉर्म में नहीं दी गई हो, तो ग्रुप फॉर्म में अपन को डाटा गिवन हो, इतना आप यहाँ पे समझिए, तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो आप आराम से कर सकते हो। अब इसके मैं 1 क्वेश्चन कराऊँ, 2 कराऊँ, ज़्यादा कराऊँ, तो वही बात है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चल सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे अपन को क्या करना है, अब हम देखते हैं, अवर्गीकृत तो देख लिया, अब वर्गीकृत के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। वर्गीकृत के लिए देख लेते हैं, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ग्रुप्ड फॉर्म में, ओके ओके ठीक है, ग्रुप्ड फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसका नाम क्या है, अवर्गीकृत। और यहाँ पे क्या है, ग्रुप्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्या है, देखो, तो जब आपको इस तरह कुछ टेबल में दिया जाए, ठीक है, ये टेबल बना ली है हमने, टेबल में कुछ आपको मान दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे x लिखा होगा, यहाँ पे f लिखा होगा। f मतलब बारंबारता, x मतलब क्या है, आपके जितनी क्या है वो संख्या है, क्लास है उसकी, ठीक। x की जगह अंक लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये अंक मान लीजिए, और ये मान लीजिए आप क्या, विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास में आएगा। एक क्वेश्चन आपके पास में कैसा आ सकता है, ये इसी तरह का आएगा, बस आपको टेबल में वो दे सकता है। तो ये देखिए, ये है हमारे पास में सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो हमने किस फॉर्मूले से किया, पहला जो था ये मैंने बताया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जनरली आप इसको x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो अपना है वर्गीकृत वाला, इसके लिए हमें x दिया रहेगा और f, तो इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। वो चेंज क्या है, x बार का मतलब आपको समझना है सिग्मा और इंटू fx, डिवाइड किससे करना है आपको, सिग्मा f से, ठीक है। किससे करना है, सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब क्या है, n है, सिग्मा f का मतलब ही क्या है, n है, तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा fx अपॉन n। अब ये सिग्मा विग्मा आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है, देखो सिंपल आपको यहाँ पे समझना है कि जब आपको इस टेबल फॉर्म में दिया जाए तो क्या करना है, ये जो x दिया है और f दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये fx बना लेना है, ठीक है, गुणा करना है इन दोनों को, और fx का मान यहाँ पे फाइंड करना है। और ये जो बारंबारता दी है, f दिया है विद्यार्थियों की संख्या, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, और यही आपका क्या होगा, सिग्मा f मतलब n, कितने आपके पास में विद्यार्थी हैं ये इससे आ जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या चाहिए तो इन सबको आवृत्ति जो है इनको अपन जोड़ देंगे, तो अपने पास विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। तो डरना नहीं है, फॉर्मूले देखकर बातों को समझते हुए चलना है, ठीक है। आवृत्ति या मतलब विद्यार्थियों की संख्या, मतलब हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो n का वैल्यू आ जाएगा जो कि हमें उससे डिवाइड करना है। और सिग्मा fx मतलब पहले तो आप इन सबको गुणा करो और फिर उनका क्या करो, योग करो, ये है इस सिग्मा fx का मतलब। तो गुणा कर लेते हैं, तो 10 5 50, 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40, 30 दिए ये 90, और 4 8 32, तो ये 32 हो गया। और यहाँ पे अब ये हमें लिखना पड़ेगा, तो 5 चौको 20, तो ये हो गया 200, और 6 दिए 18, ये अपने पास में वैल्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। तो ये पहला काम तो ये करना है, इस तरह के क्वेश्चन देखते ही। अब आगे क्या करना है, जो फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आगे की बातें करते हैं। तो आगे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये जो बारंबारता दी है विद्यार्थियों की संख्या, इन सब का योग करना पड़ेगा, और ये जो है fx जो गुणा आया दोनों का, इनका भी योग करना पड़ेगा। तो योग कर लेते हैं, f का कर लेते हैं पहले, कितना आएगा देखो, क्या आ जाएगा, 5 और 2 अपने पास 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, तो ये तो कितना आ गया अपने पास, 25 आ गए। मतलब टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 25 है, n का मान 25 है, या फिर सिग्मा f जो भी आप बोलो,
अब हमें इनको भी जोड़ना है। तो देखो जीरो तो सब में है लास्ट में, तो जीरो तो आ ही जाएगा, कोई अलग से वो नहीं है। बाकी की चीज़ों को अपन जोड़ लेते हैं। तो देखो 50 और 40 क्या हो गया 90, 90 और 90 180, 180 और 180 360, 360 में अब हमें क्या जोड़ना है, ये अपने पास ये 360 है और 360 में ये आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 520, तो 520 इसमें जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा फटाफट से 880। ठीक है, तो 880 ये आपके पास में आ चुका है। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से चलना है कि सेम सेम से जो नंबर रहते हैं ना उनको साथ में जोड़ते जाओ, तो आसानी होगी आपको ही। ठीक है, और जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे तो इस तरह से लिख लो, कोई आपसे मना थोड़ी कर रहा है, आराम से लिख लो, पर आंसर सही निकालना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे रख देना है, ये किसकी वैल्यू आई, सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को हमने गुणा किया और फिर उसको जोड़ दिया, तो इसीलिए ये सिग्मा लगाया हमने। ठीक है, सिग्मा मतलब योग कर रहे हैं हम, पहले गुणा कर लिया और फिर बाद में उन सबको जोड़ दिया, तो सिग्मा एफ एक्स, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में समझने के लिए। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज रखनी है बस, तो सिग्मा एफ एक्स 880 है और सिग्मा एफ मतलब एन कितना है 25 है, तो 880 बटा 25। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, अगर यहाँ 0 होता तो 10 से डिविजिबल होता, फटाफट आंसर आ जाता, पर ये नहीं है। तो 5 25 और 5 एकम 5, 3 अपने पास बचा, तो 5 7 35, फिर बचा 3, तो 5 6 के 30, तो 176 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे भाई ये 5 से डिविजिबल नहीं है 176, तो हमें इसको पॉइंट में आंसर आएगा, तो 5 दिया 15, 2 बचा अपने पास, 2 बचा तो ये 26 हो गया, 5 25। ठीक है, 1 बचा तो 5 दूनी 10, पॉइंट लगाया और ये 10 मतलब 2, तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है और नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन करने हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया वर्गीकृत अवर्गीकृत, ये हो गया। अब हमें जो आगे बात करनी थी किसकी, अब हमें बात करनी है जो गुणोत्तर माध्य है, और अपने पास में क्या है एक और है हरात्मक माध्य भी, उनकी भी थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं हम किसकी, गुणोत्तर माध्य की, ज्योमेट्रिक मीन की। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है भाई, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो गुणोत्तर माध्य में हमारे पास वही ऑब्जर्वेशन तो वही रहेंगे, क्या रहेंगे x1 x1 x2 इस तरह से xn तक रहेंगे, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे अर्थमेटिक मीन में, मतलब समांतर माध्यम में तो इनको जोड़ रहे थे। ठीक है, पहले जोड़ रहे थे और फिर जितनी संख्याएं थी उसका डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, यहाँ पे जोड़ की जगह गुणा करना है। क्या करना है, ये डॉट का मतलब गुणा करना है। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनका गुणा करना है और उसके ऊपर पावर लगानी है 1/n। 1/n का मतलब आप सभी जानते हो, 1/n मतलब आपको रूट करना है। ठीक है, रूट करना है, जैसे 1/2 होती है पावर, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे n है तो जो भी n रहेगा, 4 संख्याएं रहेगी तो 4 बार आ जाएगा, 3 बार है तो इस तरह से चलता है। 2 संख्याएं हैं अगर, ठीक है, 2 संख्याओं के लिए जनरली बता देते हैं, तो अगर a b है और उसका अपन को क्या चाहिए, गुणोत्तर माध्य चाहिए, तो 2 संख्याएं हैं इसलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं a इंटू बी, और यहाँ पे लिख देते हैं 2। इसका मतलब ही क्या है भाई, √ab है। तो ये भी कई टीचर्स बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 संख्याओं में काम करेगा। हम बात कर रहे हैं जनरल, कितनी भी संख्या आपके पास दे दे, ये नहीं कि हम अलग अलग चीज़ें याद करते रहें, क्योंकि अपना जो है काम एक बार में ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 1/n जितने नंबर्स है उसके अपन को यहाँ पे 1/n पावर कर देनी है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, गुणा करना है संख्याओं को और फिर यहाँ पे हमें उसकी पावर कर देनी है, 1/n पावर कर देनी है। इस तरह से थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। अब मैं एक और फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, जो कि है अपना हरात्मक माध्य का। ठीक है, इसका है, ये देखो हरात्मक माध्य का, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो इसका फॉर्मूला ये है अपने पास में कि इसमें हम करते हैं वही संख्या, तो x1 x2 xn ही है। यहाँ पे क्या होगा, जो जितनी संख्याएं हैं उससे तो हमें क्या करना है, ऊपर रखना है। ठीक है, उनको n को ऊपर रखना है, जितने नंबर से डिवाइड किससे करना है। अब ये जो है ना, ये तो अर्थमेटिक में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, ऐसे है। और हरात्मक माध्यम में हम क्या करते हैं, जो ये संख्या दी रहती है ना, इनका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देते हैं, 1/n में कर देते हैं। तो ये 1/n में कर दिया हमने, सबको पहले पलट दिया मतलब, ठीक है, तो ये हम पलट देते हैं संख्याओं को। ठीक है, संख्याओं को पलट दिया। इसके बाद में अब वही काम करेंगे जो क्या कर रहे थे, राशियों का योग करेंगे। तो राशियों का योग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे योग कर दिया है, योग कर दिया। और डिवाइड किससे करते हैं, n से। ये तो हम किस में करते हैं, एरिथमेटिक मीन में। लेकिन जो अपना हार्मोनिक मीन रहता है, ये एरिथमेटिक मीन का ही उल्टा रहता है। ठीक है, एरिथमेटिक मीन का उल्टा रहता है ये, इसलिए जो भी आपने ये किया है ना, योग बटाइए, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या लिख दिया मैंने, 1/, हाँ ठीक है, 1/am। am मतलब समांतर माध्य है, तो 1/am मतलब ये योग बटा n। तो अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये पलट जाएगा। ठीक है, तो 1 × क्या हो जाएगा, n बटा योग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हार्मोनिक मीन जो है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, ये लिखा है n
मतलब जितने आपके पास नंबर्स हैं और योग जितने नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल करके उनका योग किया, तो वो अपन ने यहाँ लिख दिया। बस यही बात समझने की है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। जब माध्य लिख दिया तो तीनों माध्य आप पढ़िए ना, क्यों नहीं पढ़ोगे। आपको सिर्फ समांतर माध्य बता दिया जाता है और ये 1-2 फॉर्मूले बता दिए जाते हैं। तो मेरे पास में मेरा जितना अनुभव है, जिस तरह के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, तो आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए। आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, जब आपके सिलेबस में दिया गया है तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ये नहीं कि आपको आसान आसान चीज़ें बता दे आपने जो पहले से पढ़ी है और आप खुश हो जाएं और फिर वो एग्जाम में नहीं आए। ऐसा काम अपन नहीं करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी आ सकती हैं सिलेबस में है वो आपको समझाने की कोशिश करनी ही है, ठीक है। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ये तीनों चीज़ें पढ़ के एक कंक्लूजन हमारे पास में ये आता है कि एरिथमेटिक मीन जो है, एरिथमेटिक मीन, और हिंदी में लिख देती हूँ भाई किसी को दिक्कत हो रही हो तो, एरिथमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है ये सबसे बड़ा होगा, फिर इसके बाद में आएगा अपना गुणोत्तर माध्य, ठीक है, जीएम, गुणोत्तर माध्य, और लास्ट में आएगा हरात्मक माध्य का वैल्यू। ओके, अब ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप और एग्जाम्पल से बता देते तो और मज़ा आ जाता, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, छोटा सा ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन को कोई नंबर दिए हुए हैं, जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया। अब आपसे इसमें तीनों से ही अपन तो ये ढूंढना चाह रहे हैं कि ये आया क्यों, ठीक है। तीनों में अपन अब इसमें हम एरिथमेटिक मीन भी फाइंड करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो तीनों के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। पहले तो एरिथमेटिक मीन में तो क्या है, जितने राशि है उनका योग बटा संख्या, तो मैं सिग्मा x बटा n ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जीएम का क्या है, जितने नंबर्स है उनको गुणा करना है, तो मैं लिख देती हूँ x1 x2 और x3, 3 ही तो है तो 3 कर दिया। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 1/n पावर लगा दो, चलो 1/n ही लगा देते हैं पावर, तो 1/3 कर दिया। और हार्मोनिक मीन में जितने नंबर हैं तो n लिख दिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करूँगी 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 से। ओके, अब ये तो कर दिया, अब इनमें वैल्यू भी रखी है फटाफट से। तो देखो वैल्यू रख लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो सिग्मा x मतलब तीनों को जोड़ना है, तो 2 4 और क्या है 6, तो ये अपने पास में कितना हो जाता है, 2 + 4 + 6 बटा संख्या कितनी है, 3 है, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा 12/3 आ जाएगा। 12/3 मतलब 4 आ गया, ठीक है। एरिथमेटिक मीन अपने पास 4 आ चुका है। अब आप हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हार्मोनिक मीन के लिए, क्योंकि ये 1/, एरिथमेटिक मीन ही तो होता है, तो डायरेक्ट 1/4 आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, आपका समय बचा सकते हैं। ओके, तो ये है। अब बची बात जीएम की, हर गुणोत्तर माध्य की, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। 2 4 और 6 को गुणा कर दो, 2 × 4 × 6, और इसकी अपन को क्यूब रूट करना है अब की बार। तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 8 8 6 48, ठीक है। तो 8 6 48 बचा। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट के लिए अब तो ये 48 आया, अब इसे हमें क्यूब रूट लेना है, मतलब 1/3 पावर लेनी है। 1/3 के लिए 48 को क्या करो, अब आप 48 को क्या लिख सकते हो, तो 8 का तो आप जानते ही हो, 8 6 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/3 पावर है और 8 का क्यूब, ठीक है, सॉरी 8 का क्यूब नहीं, 2 का क्यूब, और इसको लिख सकते हो 6 ही रहने दो इसको तो, ठीक है। अब ये 2 का क्यूब इंटू 1/3 और ये √6, √6 नहीं मतलब ये 6 की पावर 1/3 ऐसे ही रहेगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 इंटू ये आएगा अपने पास में 6 की पावर 1/3। अब 6 की पावर 1/3 जो है, इसका मान आपको नहीं पता है, ठीक है, इसका मान आपको नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। क्या आइडिया लगा सकते हो कि 6 की पावर हमें करनी है कितनी, 0.33, और गुणा करना है 2 से, ठीक है, गुणा करना है 2 से। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान अपने पास में 6 की पावर जो आपको करनी है 0.33, तो इसका मान लगभग आपके पास में क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 के समथिंग मान लीजिए, ठीक है, पर पूरा 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो लगभग ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 1.7 कुछ आएगी, और इंटू 2, तो यहाँ से आपको क्या चलेगा, ये पता 3 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। ये तो अपन ने ऐसा क्वेश्चन ले लिया कि ये फाइंड नहीं हो रहा है, ऐसा आपको डरना नहीं है कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे। जनरली ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर नहीं देता, उसको भी पता है आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड है, तो यहाँ पे आपको वो नहीं फंसाएगा, ठीक है। ये तो अपन ने ऐसा ले लिया है तो कोई बात नहीं। तो ये देखो, अब यहाँ से आप किस कंक्लूजन पे पहुँचे हो, ये कंक्लूजन पे पहुँचे हो कि एरिथमेटिक मीन जो है ये तो 4 आया, सबसे बड़ा आ गया, फिर जो ज्योमेट्रिक मीन है ये आया 3.4, और सबसे लास्ट में ये हार्मोनिक मीन जो है हरात्मक माध्य ये आया 0.25। तो यही बात हुई कि नहीं हुई, 4 सबसे बड़ा है, ये 4 आ गया, फिर इससे बड़ा, इससे छोटा ये आया
3.4 और लास्ट में 0.25। तो ये वैल्यू हमेशा हर एग्जाम्पल में मतलब ये फिट होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसमें फिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप अच्छे से ध्यान रखें, डायरेक्ट पूछ सकता है, सत्य है असत्य है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि एरिथमेटिक मीन जो समांतर माध्य है, सिंपल माध्य, वो सबसे बड़ा, फिर गुणोत्तर माध्य उससे छोटा, और सबसे लास्ट में हार्मोनिक मीन है। और हार्मोनिक मीन जो है ये इसका क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, समांतर माध्य जो है इक्वल टू 1 हरात्मक माध्य लिख लो, या फिर दूसरी तरह भी लिख सकते हो कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू 1 एरिथमेटिक मीन, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो। तो समांतर माध्य आराम से निकाल लो, उसका उल्टा कर दो तो हार्मोनिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए जितनी संख्या हैं उनको गुणा करके और 1/n उसकी पावर कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये एक फॉर्मूला और है, ये भी एग्जामिनर का ज़्यादा ही फेवरेट बना रहता है। ये क्या है, तो ये अभी हमने आगे पढ़ा ही नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ, आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो z इक्वल टू 3m - 2x बार, मतलब बहुलक का मान जो है वो किसके बराबर होता है, माध्यिका का 3 गुना, और उसका डिफरेंस करना है 2 इंटू माध्य से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या है ये फॉर्मूला, बहुलक जो है मतलब सबसे ज़्यादा बार कितनी बार जो संख्या आई है उसको बहुलक कहते हैं। माध्यिका में हम और आगे देखेंगे चीज़ें, ठीक है। और माध्य तो हमने देख लिया कि एवरेज है, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। माध्य बता दिया है, औसत हो गया, माध्यक का मतलब है आंकड़ों को क्या लिखेंगे अपन, अवरोही क्रम में, और उसका मिड वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट करने होंगे, किससे रिलेटेड है, एरिथमेटिक जो मीन है अपना, समांतर माध्य, औसत, एवरेज, इससे रिलेटेड कुछ बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कथन बना के कभी कभी। तो देखो, पहला क्या याद रखना है आपको, पहला याद रखना है कि अगर हम किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट नंबर को किसमें अगर ऐड करेंगे, ये लिख लेते हैं, किसी भी संख्या को, या फिर कांस्टेंट जो है अचर है, फिक्स है, मतलब फिक्स है वैल्यू, और लिख देते हैं फिक्स्ड वैल्यू जो है, ठीक। तो किसी भी संख्या अचर कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू को अगर हम जो अपना एरिथमेटिक मीन है, एरिथमेटिक मीन में जोड़ें, ठीक है, एरिथमेटिक मीन में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो अपना जो एरिथमेटिक मीन है, ठीक है, तो अपना एरिथमेटिक मीन भी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके बराबर ही क्या होता है, एरिथमेटिक मीन के बराबर ही क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, घट जाता है, गुणा हो जाता है और भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, इतना गुना हो जाता है, ऐसे आप समझ सकते हो। अब आगे देखते हैं कि और क्या देख सकते हैं कि समांतर माध्य से अगर हमें क्या करना है, विभिन्न विचलनों का डेविएशन करना है, मतलब सॉरी, कुछ हमें उसका डिफरेंस करेंगे और फिर हम उनको जोड़ेंगे, तो वो क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। मतलब ये अपने पास एरिथमेटिक मीन है, इससे लिया अपन ने कुछ डेविएशन ले लिया, अंतर ले लिया बराबर बराबर, और फिर हम उसको जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास में उसका एरिथमेटिक जो सम है, बीजगणित योग जो है वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का क्या है, विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और अगर लिख दे यहाँ पे, क्या लिख दे, वर्गों का योग, विचलनों के वर्गों का योग, ठीक है, विचलनों का वर्ग कर दिया और फिर उनका योग कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमेशा मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। एरिथमेटिक मीन से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का वर्गों का योग। अब ये तीनों चीज़ तो लिख दी, पर आप इसको समझाएंगे तो और अच्छा रहता, तो बिल्कुल समझा देते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक सेकंड। अब पहले के लिए अपन एग्जांपल लिखते हैं। मानो कुछ संख्या ले लेते हैं, 2 ले ली, 4 ले ली, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, पहले तो एरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, मतलब एवरेज जो है वो फाइंड करते हैं। समांतर माध्य के लिए हमें राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग कर दो, 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करना है। तो देखो, एक तरीका तो ये है, क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 आप करोगे, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी संख्याएं हैं, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसा आपका मन करे वैसे, यही ईजी है। तो देखो 10 है ये, और ये भी 6 और 4 10, तो 10 और 10 20, और ये 8 और 2 10, तो 30 हो गया, ये 30/5, तो ये आया अपने पास 6, ठीक है। ये तो 6 आ गया। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो एरिथमेटिक मीन है, अगर हम उसमें कुछ जोड़ें, ठीक है, कुछ जोड़ें, तो एरिथमेटिक मीन जो है वो भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब मैं मान लेती हूँ कि
कोई जो कांस्टेंट वैल्यू जो है, अचर वैल्यू जोड़ेंगे सभी में। तो ये मैंने मान लिया क्या है, ये है 2, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एरिथमेटिक मीन में मैंने 2 जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है ये हमें इन सब में जोड़ना है, तो देखते हैं कि ये 8 आता है कि नहीं आता। ये बात वो समझाना चाह रहा था कि जो कांस्टेंट है वो हम अगर इन सब में जोड़े फ्रैक्शनों में, तो एरिथमेटिक मीन जो है ना वो भी कांस्टेंट के बराबर ही, मतलब उसमें ऐड कर दो तो वो उसके बराबर हो जाता है। तो चलो चेक करते हैं इसको। तो 2 + 2 अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, ठीक है। 2 + 2 करें ना, कांस्टेंट जोड़ रहे हैं सब में, तो 4 + 2, ऐसे ही 6 + 2 8 + 2 और ये 10 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 हुआ, ये अपने पास में 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 और ये 12। अब इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करो। तो देखो जोड़ो फटाफट से सबको। तो ये देखो 10 है, 12 और 8 ये 20 है, तो 20 और ये 10 30 हो गया यहाँ तो, और ये हो गया 10, तो ये 40, 30 और 10 40, और ये संख्या तो अभी भी 5 ही है, तो 5 से डिवाइड, तो 8 × 5 = 40। तो एरिथमेटिक मीन अब की बार क्या आया, 8 आया, और 8 ही आना चाहिए था, क्योंकि हमने क्या किया भाई, पहले जो एरिथमेटिक मीन आया उसमें क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 मतलब वो कांस्टेंट, तो ये हमारे पास 8 आ गया था। तो ये आपको कैलकुलेशन अलग से ना करनी पड़े, इसलिए आपको ये जो पॉइंट था ये समझाया गया है। ऐसे ही अगर गुणा करेंगे, ठीक है, अगर वो बोले कि ये कांस्टेंट ऐड की जगह अब क्या करो, आप गुणा करो, तो इन सब में इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने पे फिर योग करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब की बार ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चलता है, गुणा बोला है तो गुणा कर दो, तो ये एरिथमेटिक मीन भी 12 हो जाएगा। अगर डिवाइड का बोला है कि 2 से डिवाइड करो, तो सारी संख्याओं को 2 से डिवाइड करके फिर योग करोगे, फिर डिवाइड करोगे। इससे अच्छा जो एरिथमेटिक मीन इन संख्याओं का निकाल के 6 से डिवाइड कर दो, तो फिर 3 आ जाएगा। ये बात वो समझाना चाह रहा था, जो कि आपकी समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एरिथमेटिक मीन से जो विचलन वाली बात थी, जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप विचलित हो रहे थे भाई क्या है ये विचलन डेविएशन, तो ये एरिथमेटिक मीन अपन ने फाइंड कर लिया। क्या आया अपने पास में, 6 आया, ठीक है, 6 आया ना। ये देखो, ये मैं लिख रही हूँ इसी एग्जाम्पल के लिए, तो देखो लिख लेती हूँ, वहाँ पे 2 4 6 8 10 जो है ना, इसका एरिथमेटिक मीन ये आया है, समांतर माध्य एवरेज। अब क्या कह रहा है वो कि ये जो विचलन है आया है, तो ये विचलन ये है अपने पास में 6, सॉरी विचलन नहीं है तो समांतर माध्य, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि जो ये संख्याएं हैं ना आपके पास, इनसे इनका क्या करो, अब आप एरिथमेटिक मीन से डिफरेंस कर लो इनका, एक तरह से मतलब विचलन फाइंड करो। तो 2 जो है ना, 2 में से आप ये सब विचलन है ये घटाते जाओ, जो संख्या दी हुई है उसमें से विचलन को घटाना है, सीधी सी बात ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये संख्या लिख ली, इन सब में से आपको ये जो 6 है ना ये घटाते जाओ, ठीक। तो ये अपन ने ये घटा दिया, तो ये कितना आया, -4, ये आया -2, ये आ गया 0, ये आया 2 और ये आया 4। अब इन सबको क्या करो, जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या होगा, ये देखो -4 और +4 कैंसिल, ये +2 -2 कैंसिल, तो क्या आया, ये 0 आया। और वो यही तो समझाना चाह रहे थे कि अगर आप जो भी आपका एरिथमेटिक मीन है उसमें क्या करो, जो भी विचलन ले लो, उसका एरिथमेटिक मीन से विचलन ले लो संख्याओं का, फिर उनका योग करो, ठीक है। उनका क्या करो, बीजगणितीय योग जो बोला था ना, बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम जो है ये करो। तो ये आपने जोड़ दिया सबको, तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये समझाना चाह रहे थे, ये मैंने खूब आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया है, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट जो था, थर्ड पॉइंट में क्या था कि ये जो विचलन लिया आपने, इनके वर्गों का योग वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरिथमेटिक मीन से विचलन तो आपको पता ही है, और इनके वर्गों का योग, ठीक है। विचलन शब्द परेशान कर रहा है तो डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में, आराम से ध्यान रह जाएगा। तो वर्गों का योग करेंगे, और ये क्या होता है, मिनिमम होता है, ये ध्यान में रखना है। तो चलो ये -4 था, इसका वर्ग करो, तो ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको यहीं से ही संख्याएं जो है पता चल जाए कि क्या थी अपने पास में। तो -4 का वर्ग, ऐसे ही -2 का वर्ग, 0 का वर्ग, 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ठीक है। इन सबको जोड़ो, अब क्या आता है देखते हैं। तो 4 का वर्ग तो 16, -4 का है तो 16 ही आएगा, यहाँ पे भी +4 आएगा, यहाँ 0 का 0, ये 4 और ये 16, ठीक है। अब ये 16 और 4 20, और ये भी 16 और 4 20, तो 20 और 20 40, तो 40 तो आया है अपने पास में। अब ये 40 आ चुका है अपने पास, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ये मिनिमम है कि क्या है, ये तो एक वैल्यू आ गई। तो हम क्या करते हैं, ये विचलनों से तो अपन ने वर्गों का योग ले लिया, अब हम क्या करें, कोई भी नंबर ले लेते हैं इनके बीच का ही, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 था ना, इनके बीच का मैं एक नंबर ले लेती हूँ, क्या 5, ठीक है, 5 ले लेती हूँ। और अब 5 में से इनका विचलन के वर्गों का योग करके देखूंगी। तो देखो 2 - 5 करूँगी, 4 - 5, 6 - 5, 8 - 5 और 10 - 5, ठीक। तो ये आया -3, अब मैं स्क्वायर करती जा रही हूँ साथ में ही, ठीक है। -3 -1 स्क्वायर, ये 1, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया अपने पास में क्या 5,
ये आया अपने पास में। अब इनको लिखो, क्या आएगा, -3 का वर्ग 9, ये 1, ये 1, ये 9 और ये 25। ठीक है, अब इनको जोड़िए फटाफट से। तो 9 और 1 10, 10 और ये भी 10, तो 10 और 10 20, 20 में अपन को 25 जोड़ने हैं, तो ये क्या जाएगा 45। ठीक है, तो ये 45 आया, ये तो विचलन 45 आया, लेकिन वर्गों का योग जो अपन ने अरिथमेटिक मीन से लिया था वो तो 40 आया। तो ये हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात आपको समझाना था, जो कि आपको अब आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सब जो है डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। पहली बात तो क्या होगा, कैसे होगा, और इससे भी क्वेश्चन वो बना ले तो आराम से अब क्या हो, आप ऐसी स्थिति में हो कि कर सकते हो। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करनी है। अब मैं 4-5 क्वेश्चन करा दूँ तो भी आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा तो आपको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा समांतर माध्य जो है इसी की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है आपसे। समांतर माध्य या फिर माध्य बोलो इसको। ठीक है, मीन और प्रेजेंट किससे करते हैं, शो इसको करते हैं एक्स बार से। ठीक है, किससे करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं कि हम, ये तो पता है कि आपको सिग्मा एक्स अपॉन एन, इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एफ एक्स दे दे तो सिग्मा एफ एक्स और बटा एन। ठीक है, दोनों फॉर्मूले तो आपको ध्यान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में, इसको तो अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, जो संख्या दी थी उनको जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया उतनी संख्याओं से, तो इसको प्रत्यक्ष विधि अपन कहते हैं। इसके अलावा एक और विधि रहती है जिसको अपन कहते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लघु विधि। लघु विधि या फिर कल्पित माध्य, लघु विधि या फिर कल्पित माध्य। तो अब ये कल्पित माध्य, ये आपको थोड़ा थोड़ा सुना सुना लगेगा, ये आपने 10th क्लास में खूब पढ़ा है आराम से। ठीक है, लास्ट चैप्टर है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो अपने पास में ये एक्स बार है, ये कैसे फाइंड करते हैं, ये करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं कोई भी ए। ठीक है, जो अपने वर्ग में रहती है उसमें से कोई भी संख्या बीच की मान लेते हैं, प्लस इसमें क्या करते हैं, सिग्मा जो है अपने पास में, सिग्मा डी मतलब डी की जगह यही लिख देते हैं, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और डिवाइड करते हैं इसको फिर एन से। ये एक फॉर्मूला आपको अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, धुंधला धुंधला, कि आपने पढ़ा था भाई 10th क्लास में, और खूब सारे क्वेश्चन इससे करवाते थे आपसे। तो 14.1 जो एक्सरसाइज है उसमें ये इसी तरह के क्वेश्चन हैं आपके। और एक और आपके पास में मेथड रहता था, उसको बोलते थे पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, और इंग्लिश में बोले तो स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, इसमें क्या करते थे, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते थे। क्या करते थे चेंज, तो ये ए तो अपने पास रहता ही था। ठीक है, ए भी था, प्लस ये सिग्मा क्या था अपने पास में, सिग्मा जो है, सिग्मा एक्स आई माइनस ए भी है, और डिवाइड एन है, और इसको गुणा करते थे एच से। ठीक है, इसको गुणा कर देते थे अपन एच से, तो ये अपने पास चलता था। यहाँ पे एफ भी आएगा ना, एफ से भी गुणा कर लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो, वैसे तो हमें सबकी आदत है कि हम पहला जो फॉर्मूला है ना उसी से कर लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन लेंथी आ जाए, इन दोनों का यूज़ हम तभी करते हैं जब अपने पास में आंकड़े जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंकड़े हो। ठीक है, जब इनका यूज़ कब करते हैं, जब बड़े बड़े आंकड़े दी गए हो, अपने को गुणा करने में क्या हो, परेशानी हो, तो बड़े बड़े आंकड़े जब गिवन हो तो अब हम इनका यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो जनरली इसी से अपन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, अब और तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो देखते हैं। इनको अपन कल डिस्कस कर लेंगे आराम से, आज थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ। एक और क्लास अपन ले लेंगे अपन, ठीक है ना, आराम से सारी चीज़ें तो समझे। तो ये तो मैंने फॉर्मूले बता दिए, जिनको आप देखो तो आपका ये एक तरह से होमवर्क मान लो। क्लास 10th की जो बुक है ना उसमें लास्ट चैप्टर है, और ये तीनों फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, और क्वेश्चंस जो है एग्जांपल्स, एटलीस्ट एग्जांपल्स आप देख के रखो, कल अपन इनको करेंगे। ठीक है, तो माध्य हो जाएगा आपका, माध्यिका हो जाएगा, और बहुलक, इनके 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो वो फॉर्मूले देखो और एग्जाम्पल्स देखो एटलीस्ट। तब तक मैं और चीज़ें आपको बता देती हूँ जो बुक में नहीं दी गई लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, इसको ध्यान से देखते जाना है साथ में आपको। यदि क्या है, कोई फर्म है, ठीक है, कोई भी फर्म है, उसका औसत वेतन क्या है, एवरेज सैलरी है किसी की, कितनी, 400 रुपीज़। ठीक है, 400 रुपीज़ किसी की सैलरी है, और कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मतलब उसमें वर्कर्स जो हैं कितने हैं काम करने वाले, कर्मचारियों की संख्या है अपने पास में 60। कितनी है, 60 है। तो फर्म का कुल वेतन बिल ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, फर्म का कुल वेतन बिल जो है वो ज्ञात करना है। तो देखो ये कोई कंपनी है, फर्म है, समझ गए ना आप।
तो ये इसका एवरेज सैलरी कितनी देती है, 400 रुपीज़, और काम कितने के लोग कर रहे हैं इनके यहाँ पे, 60 लोग कर रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई कि कंपनी जो है टोटल कितना बिल बनाए कि भाई सबको सैलरी मिल जाए, बस ये तो पूछना चाह रहा है आपसे। तो इन्होंने जो जो दिया है वो अपन लिख लेते हैं। औसत वेतन दिया है, ये औसत वेतन का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये इन्होंने दिया है भाई माध्य औसत, ठीक है, और इसको ही अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार की वैल्यू दी है ये इन्होंने अपन को 400 रुपीज़, और कर्मचारियों की संख्या क्या है, 60 है। तो कर्मचारियों की संख्या 60 है, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं आपके पास में, तो ये नंबर ऑफ पीपल मतलब एन की वैल्यू दी हुई है कितनी, 60। और फर्म का कुल वेतन ही तो पूछा है आपसे, तो कुल वेतन पूछा है तो बता दोगे, क्योंकि औसत का फॉर्मूला आपको पता है ना। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब की बार इसने ये आपको औसत पहले ही दे दिया और ये योग पूछ लिया, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे आप देखो, 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये योग बटा 60। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, योग इक्वल टू हो जाएगा ये 400 इंटू 60। तो चेचो को 24 और जीरो कितनी है वो लगा दो, 1 2 3, तो 24,000 रुपये का उसका क्या हो जाएगा भाई, बिल आ जाएगा। 24,000 रुपये उसके पास होंगे तो वो सबको सैलरी दे देगा और सारे वर्कर्स खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी। तो ये बस क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे लैंग्वेज में दे दिया तो आप इससे डर सकते हो, तो ये डरना नहीं है, बस फॉर्मूले का ही पोस्टमार्टम थोड़ा बहुत करना है अपन को। अब कोई कोई जो भी टीचर्स हैं वो क्या बता देते हैं भाई आपको कि अगर आपको योग पूछा जाए तो आप क्या करिए, फटाफट से औसत गुणा क्या कर दीजिए, संख्या कर दीजिए राशियों की। तो यही तो बात हो गई ना, क्या बात हो गई, इसी फॉर्मूले से तो इन्होंने ये किया है कि औसत हम जानते हैं, औसत क्या जानते हैं कि योग बटा संख्या। अब आपको क्या करना है, योग निकालना है, तो आप क्या करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये योग गुणा 1, तो ये तो योग हो जाएगा, और औसत गुणा संख्या। तो फॉर्मूला एक ही ध्यान रखो, और जो भी पूछा जाए ना उसकी वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। ज़्यादा फॉर्मूला याद रखोगे ज़्यादा परेशान होगे, एग्जाम में भूलने की संभावना रहेगी, कन्फ्यूजन की रहेगी, तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है। चलो, तो अब सेकेंड क्वेश्चन में लिखती हूँ एक और, जो कि थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग टाइप का रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब ये देखते हैं। तो एक क्या है, यहाँ पे भी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक कंपनी ही है जिसमें वही कर्मचारी है। एक कंपनी में सभी कर्मचारी जो हैं उनको दिया गया मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन जो है औसत मासिक वेतन, ठीक है, ये कितना है, 600 रुपये है। अब की बार 600 रुपये भाई एवरेज सैलरी। और पुरुषों तथा स्त्रियों को दिया गया जो है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुरुषों को जो एवरेज सैलरी मिलती है, शॉर्ट में लिख लेते हैं पुरुषों की जो एवरेज सैलरी है वो, और यहाँ पे लिख लेते हैं महिलाओं की, ठीक है, पुरुषों की और महिलाओं की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी कितनी है। तो ये है, मेल की तो कितनी है, 620 रुपीज़, ठीक है, 620 रुपीज़ है। और महिलाओं को कितनी दे रहे हैं, ये महिलाओं को दे रहे हैं भाई कम, कितनी दे रहे हैं, 520 रुपीज़ ही, 100 रुपये का डिफरेंस कर दिया भाई कंपनी वाले ने, ये तो गलत बात है। कंपनी में स्त्री कर्मचारियों के अनुपात में पुरुष कर्मचारियों के प्रतिशत को बताइए। अरे ये क्या पूछ लिया है, तो लिखते हैं, पहले क्वेश्चन तो लिखें। कंपनी में स्त्री जो कर्मचारी है, ठीक है, स्त्री कर्मचारियों के अनुपात में क्या पूछा है, पुरुष कर्मचारियों, पुरुष वर्कर्स के प्रतिशत का आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का एवरेज सैलरी कितनी है, 600 रुपीज़ है। और मेल को जो कितनी सैलरी मिलती है एवरेज, मेल को मिलती है भाई 620 रुपीज़ और फीमेल्स को मिलती है 520 रुपीज़। और कंपनी में स्त्री कर्मचारियों के अनुपात में पुरुष वर्कर की जो है परसेंटेज, ये आपको बतानी है यहाँ पे। चलो तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा, एवरेज सैलरी आपको बतानी है, मतलब यहाँ पे रेशियो बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि ये हमारे पास में सिग्मा fx बटा n इक्वल टू क्या होता है, एवरेज होता है। अब यहाँ पे तो क्या हो गया आपके पास में, मेल फीमेल जो है ये दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मेल को तो m मान लेते हैं और फीमेल को f ही मान लेते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। अब देखिए क्या करेंगे हम आगे, तो x बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना इनका एवरेज सैलरी है, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो x बार इंटू क्या हो जाएगा, n नहीं सॉरी m माना है ना अपन ने मेल को, ये हो जाएगा प्लस क्या करेंगे, ये जो अपने पास में है फीमेल का, तो x बार, इसको x1 मान लेते हैं, x बार 1, और इसको x बार 2, ये क्या है, ये जो है ना फीमेल, मेल वाला तो x बार 1 मान लिया, इसको x बार 2 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे f लिख लिया अपन ने, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे अपन, मेल प्लस फीमेल जो है अपने पास इससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, जो इनका समांतर माध्य दिया हुआ है ये,
तो क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूले में हमने क्या किया है भाई, वही किया है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही तो किया है, लेकिन अब की बार अपन को नंबर्स नहीं दिए गए थे, इसलिए थोड़ा सा अपन को ऐसे लिखना पड़ा। ठीक है, यही मैंने फॉर्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं किया। ये औसत दिया है और संख्या, तो औसत तो x बार 1 मान लिया मेल का, और संख्या नहीं पता है कितनी है तो इसलिए m ही लिख दिया, और यहाँ पे x बार 2 फीमेल का लिख लिया और संख्या नहीं पता इसलिए f लिख लिया। और राशियों का योग, योग क्या है भाई, मेल कितने हैं फीमेल कितने नहीं पता इसलिए इसको अपन ने यही लिख दिया। और हमें फाइंड पहले यही करना है कि मेल फीमेल का रेशियो कितना है। ठीक है, क्योंकि अनुपात के फॉर्म में हमें पूछा है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये हमें x बार का वैल्यू पता है, x बार 2 का वैल्यू पता है, मेल का फीमेल का जो है एवरेज सैलरी तो हमें पता है ना, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये x बार जो है टोटल कितनी है एवरेज सैलरी, ये भी हमें x बार भी पता है, तो इनको यूज़ करते हुए आगे अपन चलते हैं। तो थोड़ा सा अपन नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसी को अपन नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो। 1 सेकेंड, क्या हो गया इसको, ओके चलिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, वापस लिख रही हूँ। यहाँ पे देखो, x बार, इसका वैल्यू मैंने लिखा था x बार 1 इंटू एम प्लस x बार 2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई m प्लस f, मतलब मेल प्लस फीमेल। हमें क्या फाइंड करना है, पहले ये रेशियो फाइंड करना है m अपॉन f, इसलिए इतना सब कर रहे हैं, फिर परसेंटेज बताना है बाद में। ठीक है, तो ये x बार का वैल्यू तो 600 है, एवरेज जो कितनी सैलरी दे रहा है 600, और मेल को कितनी मिल रही है ये 620, तो 620 इंटू एम प्लस फीमेल को मिल रही थी 520 इंटू एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस एफ। अब क्या करना है, ये अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 600 एम प्लस 600 एफ इक्वल टू 620 एम प्लस 520 एफ। अब m वालों को m में से घटा दो और f वालों को f में से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लेके गए तो माइनस का 20m, और यहाँ पे 520 में से हमने जब 600 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 80f। हमें चाहिए m और f का रेशियो, तो यहाँ पे -80 और अपॉन -20, माइनस से माइनस कैंसिल, और 20 चौको 80, तो 4/1 जो है ये अपने पास अनुपात इसका आ चुका है। ठीक है, m अपॉन f का रेशियो आ चुका है, एक स्टेप अपन ने कंप्लीट कर ली है, तो ये आपको समझ आया होगा अब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा, पुरुष कर्मचारियों का जो है ये अपने से अनुपात तक तो हो गया, अब स्त्री कर्मचारियों के अनुपात में से पुरुष कर्मचारियों के प्रतिशत को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेल जो वर्कर्स है, मेल वर्कर्स का परसेंटेज कितना निकलेगा, तो मेल कितने हैं 4 हैं, और टोटल कितने हो गए, टोटल रेशियो में यहाँ पे अपने पास कितने हो गए 4 + 5 जो है ये 5, 4 + 1 सॉरी 5। तो जो अपन से पूछा है मतलब जिसका, तो वो तो ऊपर, और टोटल से डिवाइड, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 5 दूनी ये 10, तो 20 चौको 80%, तो कितने हो गए मेल हो गए। ठीक है, और फीमेल का, तो फीमेल्स वर्कर्स का परसेंटेज कितना होगा कंपनी में, तो इसके लिए फीमेल का क्या है रेशियो 1 है, और 1 है और टोटल है 5, और डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई 100 से परसेंटेज के लिए, तो ये हो गया 20%। ठीक है, तो 80% तो मेल काम कर रहे हैं, 20% फीमेल्स काम कर रही है कंपनी में, तो ये आपने दोनों का आराम से बता दिया है। ठीक है, तो जैसा भी आपको ऑप्शन में दिया रहे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं कि आपसे ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिर जो है आपको दिक्कत ना हो, इसलिए अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो और आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ 1 सेकेंड ताकि आपका टाइम बचे। ये लीजिए, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब देखिए पढ़िए इसको ध्यान से। एक कंपनी में 77 वर्कर हैं, ठीक है 77 वर्कर है, उनका एवरेज सैलरी क्या है 78 रुपीज़ है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि वर्कर्स कितने हैं, एन का वैल्यू दिया है 77, तो ये लिख लो एन का वैल्यू है 77 नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, क्या है ये अपने पास नंबर ऑफ वर्कर्स है। आगे पढ़िए, इनका एवरेज सैलरी कितना है, इनका एवरेज सैलरी है मतलब एक्स बार, एवरेज का मान दिया हुआ है आपको कितना 78 रुपीज़। ठीक है, ये भी लिख लिया। आगे पढ़िए, आगे क्या दिया हुआ है, इनमें से 32 कर्मचारियों, कितना 32 कर्मचारियों का वेतन 45 रुपीज़ है। ठीक है, कितना 32 जो वर्कर्स हैं, तो ये मान लेते हैं कि N1 मान लो, 3 वर्कर दिए मैंने 32, फिर दूसरे जो है उनका 82 और तीसरे जो बच गए उनका बताना है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ N1 N2 N3 3 वर्कर्स हैं। ठीक है, N1 का दिया हुआ है क्या इन्होंने, N1 मतलब 32 वर्कर्स हैं और सैलरी इनकी कितनी है मतलब एवरेज, तो एक्स बार 1 दिया हुआ है कितना 45 रुपीज़। N2 आपको पता नहीं है कितने हैं। ठीक है, N2 का यहाँ पे लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 82 रुपीज़। ठीक है, 82 रुपीज़। यहाँ पे अन्य 25 है, सॉरी है ना, अन्य 25, क्योंकि 2 वैल्यू नहीं देगा तो फिर हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, एक ही वैल्यू पूछी, तो अन्य 25 जो है ना
अन्य 25 वर्कर्स का एवरेज सैलरी ये है। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू 25 है और N3 का वैल्यू नहीं पता तो x मान लो, और ये भी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो वही काम करेंगे जो हमने पहले किया हुआ है। ये x बार इक्वल टू, अब की बार क्या हो गया, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार। ये तो फॉर्मूला आपको बस समझाने के लिए है, ये आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ जो भी ये थे वर्कर्स थे N1 N2 N3 से हम इनको डिवाइड कर देंगे। ये आपको क्या दिया हुआ है, सिग्मा n मतलब 77 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो 78 ये आपको दिया हुआ है, ये रख दिया अपन ने 78। N1 का वैल्यू 32 है, 32 यहाँ से रखते जा रहे हैं, देखते जाओ। 32 इंटू इसका एवरेज सैलरी 45, यहाँ पे फिर 25 और एवरेज सैलरी है तो गुणा हो जाएगा 25 गुणा 82। और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में, ये हमें इसका एवरेज सैलरी नहीं पता तो इसको x3 ही रहने देते हैं, ठीक है, x3 रहने देते हैं। और यहाँ पे देखो ये 32 हो गया और ये 32 हो गए, ये 25 हो गए, कितने हो गए ये अपने पास 7 और ये 5, और टोटल कितने थे, टोटल वर्कर थे 77, इसमें से 57 तो दिए हुए हैं, मतलब x3 जो है वो कितने हैं, ये 20, ठीक है। तो ये भी आपको ही पता लगाना था, इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया। तो ये N3 का वैल्यू 20 आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, टोटल माइनस N1 प्लस N2, ठीक, ये हो गया। अब डिवाइड किससे करेंगे, 77 से, क्योंकि यही तो टोटल थे, तो ये आपने कर दिया। अब बस कैलकुलेशन करनी है और ये जो x3 है इसका वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है, ओके। तो देखो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, या तो 78 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए इनको, या फिर एक काम भी ये भी कर सकते हो कि फिर भी गुणा तो करना ही पड़ेगा, गुणा करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए तो गुणा कर लीजिए। तो 32 इंटू क्या करना है, 45, 32 इंटू 45 कीजिए फटाफट। देखो एक तरीका ये है कि 32 इंटू 45 करना है, तो इसको लिख लो 30 प्लस 2, ठीक, 30 प्लस 2 इंटू 45। अब देखो भाई 45 का अगर आपको 3 गुना करने में दिक्कत आ रही है, उससे बढ़िया तो फिर आप डायरेक्ट ही कर लो, डायरेक्ट की आपकी आदत पड़ी हुई है तो आप डायरेक्ट ही करो, उसी का आनंद लो, आगे प्रैक्टिस तो क्योंकि आप करते ही नहीं हो। चलिए तो ऐसे ही बता देती हूँ मेरे क्या है, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15 और 1 × 16, 4 दूनी 8 और 4 × 3 ये 12, जोड़ लो अब इनको। ये क्या हो गया अपने पास में 14 और ये हो गया ये, ठीक। तो 1440 सॉरी, 25 इंटू क्या करना है ये 82। अब 25 इंटू 82 का तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि 25 जब हो तो 50/2 लिख लो इसको, तो इसका आधा कर दो तो 4 और ये 1, ठीक है। अब 41 गुणा 5 तो फटाफट से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो 41 गुणा 5 तो कि 5 चौकू तो 20 होते हैं, तो 2000 में अपन को फिर 50 और जोड़ने हैं, तो 2050, ठीक। तो ऐसी भाई पहली क्लास बताई थी बेसिक, अब आपने कितना ध्यान दिया, कितनी प्रैक्टिस की वो आपके ऊपर है। मैंने तो थोड़ा सा आपको ये यूज़ लेके भी बता दिया, मेरा मन नहीं माना तो बता दिया है, ठीक है। ये बचा 20x 3 बार और ये 77 यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्रॉस, तो ये मैंने गुणा भी कर दिया यहाँ पे 77 से। अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखो इसमें कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के कि भाई इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, इजी नंबर्स नहीं दिए हुए। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये टाइम लेगा और टाइम है तो आप सॉल्व करें, अन्यथा छोड़ दें। इसकी जगह आप 4-5 क्वेश्चन छोड़ेंगे एग्जाम में तो वो गलत बात है, ठीक है। तो इनको आप गुणा करो। अब 77 का स्क्वायर करना जो है वो काम आएगा यहाँ पे। आप अगर डायरेक्ट गुणा करोगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। 77 का स्क्वायर आपको बताया, कैसे बताया, 7 का स्क्वायर करो 9 लिखो, कैरी 4 करो, 7 7 49, 49 का डबल करो, 49 का डबल हो जाएगा अपने पास 98, 98 में ये 4 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 102, 102 का 2 लिखा और 10 कैरी किया, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, तो ये बचा अपने पास 5929, ठीक। 5929 तो हो गया, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमें 77 का स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पे क्या है 77 इंटू 77 प्लस ये 1 है, 78 को मैंने तोड़ दिया तो ये क्या बना 77 का स्क्वायर प्लस 77, तो यहाँ पे 5929 तो हो गया। इसमें आपको 77 और जोड़ना है, तो ये क्या आ जाएगा 9 और 7 ये आ जाएगा 16, 6 बचा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 और 3 10, 1 कैरी, तो फिर से 10 और ये 6, तो 6006 ये आपका बना। अब मैंने आपको समझाया भाई ये स्क्वायर कैसे किया स्क्वायर, पहली क्लास देखी होगी जिसको पता होगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपके दिमाग से बाहर है। देखो क्या किया, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करते हैं, तो वो लिखा मैंने 7 का स्क्वायर 49, तो एक ही डिजिट लिखते हैं और फिर कैरी कर लेते हैं, जितना बचा हाथ से लगा लेते हैं। फिर दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, 7 7 49 और उसका डबल, तो 49 का डबल किया मैंने क्या 98 कर लिया माइंड में, और इसमें फिर ये जो कैरी किया ये जोड़ दिया, तो ये अपने पास क्या आया 102 आया।
अब इसका लास्ट डिजिट लिखा, ये 2 लिख दिया और 10 को फिर से कैरी किया। कैरी करके क्या किया, ये पहली डिजिट का स्क्वायर किया 49 और इसमें जोड़ दिया 10, तो ये 5929 आ गया। ठीक, तो ये 5929 लिख लिया, इसमें 77 जोड़ा तो ये 6006 आ गया। ठीक, तो अब इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 6006 प्लस इक्वल टू, इनको भी जोड़ना पड़ेगा अब, तो इनको भी जोड़ लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 0, ये 9, ये 4 और ये कितना 3। ठीक, 3490 आ गया और ये प्लस 20x3। इसको यहाँ पे घटाइए फटाफट से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ये 6, यहाँ पे आया अपने पास में क्या 10 में से 9 गया तो ये 1, फिर ये बच जाएगा 5 और ये 2। ठीक है, और डिवाइड भी कर देती हूँ अब इस 20 से। ठीक, तो ये 20 से डिवाइड और x3 का वैल्यू आ जाएगा। तो x3 का वैल्यू क्या आया आपके पास यहाँ से निकल के, ये आपको देखना है। तो ये पॉइंट में ही आएगा कुछ तो, लेकिन अब देखो आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड करना है आपको। ये 0 को तो छोड़ो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक, और 2 अट्ठा कितना हो जाएगा, 2 अट्ठा 16, कितना हो जाएगा 2 अट्ठा 16। तो ये हो गया आपके पास 125.8 रुपीज़ आंसर। अब आप क्या होगे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समांतर माध्य के वो ऐसे क्वेश्चन पहले देता था, अभी भी वो दे सकता है। आपको ये नहीं बोल सकते कि भाई ये क्वेश्चन क्यों दे दिया हमें। ठीक, तो आपको ये भी करना है। बाकी टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम बताते हैं और आपको सिर्फ जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चन बता देते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ये भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसी टाइप का, फिर इस टाइप को एंड करेंगे और कल की क्लास में जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपने वो भी पढ़ा होगा कि कोई नंबर हमें गलती से लिखने में आ गया है, 5-6 की जगह 6-4 लिख दिया, तो फिर अब सही माध्य क्या होगा, तो वो वाले क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। अब आपको किसी को ये लग सकता है कि भाई हमें सारा माध्य क्यों पढ़ाया जा रहा है, औसत थोड़ी है सिलेबस में, औसत को ही माध्य कहते हैं, माध्य ही समांतर माध्य है। तो वो सब आपको थोड़ा बहुत बेसिक उसका आना चाहिए, इतना कि जितना आपके एग्जाम में पहले पूछा जाता था अभी भी पूछा जा सकता है। बाकी के जो फॉर्मूले अपने 10th क्लास में दिए हुए हैं वो तो हम करेंगे ही, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए, 2 फॉर्मूले और है माध्यिका का और 3 फॉर्मूले और है, 2 माध्यिका के लिए और 1 बहुलक के लिए। फॉर्मूले लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, वहाँ पर तो यही करना है। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली है, तो ये जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैं मेरी तरफ से 100% दूंगी। हम सोच रहे थे कि 20 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो भी है सारी चीज़ें बताएंगे। 20 की जगह आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब सॉरी एक क्वेश्चन था ना अपना, एक क्वेश्चन तो करते हैं। तो ये देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 39 विद्यार्थियों के औसत, ठीक है 39 स्टूडेंट है, इनके औसत अंक कितने हैं, 50 है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाए वो लिखते जाओ। 39 विद्यार्थी मतलब n का वैल्यू है, ठीक है, क्वेश्चन में यही लिखते जाओ, ठीक है, n का वैल्यू है। एवरेज जो है ये है, मतलब x बार का वैल्यू है ये 50, ठीक है। 40वें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक सभी 40 विद्यार्थियों के अंकों से 39 अधिक है, ठीक है, क्या है 39 अधिक हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, क्या समझ में आया आपके यहाँ से कि 40 स्टूडेंट है ये, ठीक है, क्योंकि 39 विद्यार्थियों के औसत अंक ये है। तो मैंने ये गलत लिख दिया भाई, 39 जो n का वैल्यू नहीं है, आगे भी पढ़ना था हमें, तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये n1 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, पहले क्या दिया विद्यार्थी, तो ये है, और ये x बार 1 का वैल्यू है अपने पास में, ये होगा। 40वें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 40 विद्यार्थियों के अंकों से 39 अधिक है, ठीक है, 39 अधिक है। तो इस बात से हम क्या समझ में आया कि 40वां जो स्टूडेंट है, ठीक है, 40वें स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसके लिए क्या दिया है, 40 विद्यार्थियों के अंकों से 39 अधिक है। तो 40 विद्यार्थियों के एवरेज अंक अपन क्या मानेंगे, टोटल स्टूडेंट 40 है। अब ये तो ठीक है, टोटल स्टूडेंट 40 है और इसके एवरेज मार्क्स को अपन x बार से लिख लेते हैं, ठीक। तो ये एवरेज अपन ने ये लिख लिया। इन्होंने कहा कि 40 विद्यार्थियों के अंकों से 39 अधिक है। 40 विद्यार्थियों के अंक कितने हैं, x बार, तो x बार से कितने अधिक है 39, तो प्लस 39। ये लैंग्वेज थोड़ी सी पकड़नी है, लैंग्वेज देख के अभी आपको डर लगेगा, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये क्वेश्चन होंगे, अन्यथा एग्जाम में भी डर ही लगता रहेगा। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन ये करा रही हूँ, अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो आपको वीडियो को वापस से देखो, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो 40वें स्टूडेंट के मार्क्स ये अपन ने पकड़ लिए, क्या दिया था भाई, 40वें के प्राप्त अंक सभी 40 विद्यार्थियों के अंकों से, मतलब x बार से कितने अधिक है, 39 अधिक है, ये मैंने बता दिया। अब आगे क्या करना है, आगे जो भी हमें बात करनी है, तो 39 विद्यार्थियों का औसत अंक ये दिया है, इससे हमें क्या निकालना है, औसत इक्वल टू अपन को पता है क्या होता है, योग बटा संख्या, ठीक है। तो इसको ही यूज करते हैं। औसत अंक दिए हैं 50, तो 50 इक्वल टू योग नहीं दिया, यही तो चाहिए, तो योग आ जाएगा, और स्टूडेंट कितने हैं 39, तो योग आ जाएगा अपने पास में 39 विद्यार्थियों का अंकों का, मतलब सिग्मा x, ठीक है। तो सिग्मा x आ जाएगा कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50 × 39, ठीक है। तो 50 × 39 कीजिए,
अब देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। एक तरीका ये है कि 50 इंटू 40 माइनस 1 कर दीजिए। अब ये तो आसान है ना, मन में ही कर सकते हो, मैं तो आपको बता रही हूँ कि देखो 5 चौको कितने हो गए 20, तो 2000 माइनस 50, तो 2000 माइनस 50 तो आराम से कितना हो गया 1950। तो ये सब चीज़ मन में कर सकते थे, डायरेक्ट ये लिख सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। क्योंकि कई क्या करते हैं भाई 39 इंटू 5 भी करते हैं, 9 पंजे 45, 4 गेरी करते हैं, 5 से 15 और ये 4, फिर इस तरह से करते हैं, फिर जीरो लगाते। तो ये भी ठीक है, अब इसकी आदत पड़ रही है तो ठीक है, पर ऐसे करने की आदत डालो, इससे ज़्यादा समय बचेगा। समय बचेगा इससे, पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समय लगेगा। देखो प्रैक्टिस करोगे तो समय बचेगा इससे। जो दूसरे बच्चे हैं वो पागल नहीं है कि इस तरह से करते हैं, मन में ही कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब देखो कि भाई अपने जो डेली यूज़ में चीज़ें आती है, डेली अपन कहीं दुकान पे शॉप पे जाते हैं तो वो पेन को कोई भी थोड़ी लेके बैठते हैं, फटाफट से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऐसे नंबरों के साथ खेलते रहते हैं, डेली अपना काम करते रहते हैं, प्रैक्टिस होती रहती है, इसलिए उनकी गणित बहुत अच्छी होती है, अपन से भी अच्छी होती है। ठीक है, और हमें वो चीज़ें नहीं होती, हमें उसका पेन पेपर का यूज़ करना पड़ता है। तो उसका कारण प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस ही है। एक सब्जी बेचने वाला जो है, रेडी लगाने वाला, आपसे अच्छा हिसाब कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा अनुभव है, प्रैक्टिस है उसकी। और आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पेन कॉपी हमेशा लेके बैठे रहेंगे और छोटी से छोटी चीज़ भी जोड़ते रहेंगे। ऐसा करोगे तो आपका टाइम लगेगा ज़्यादा, आंसर तो आ जाएगा। तो चलो भाई, ये तो 1950 हो गया। अब क्या करना है, ये तो हमने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसका क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब एक्स बार चाहिए हमें तो, ठीक है। 40 जो बच्चे हैं उनका औसत बताना है ना अपन को, तो एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही होगा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, सिग्मा एक्स में हमने ये 1950 तो हमें पता है, लेकिन 40वें स्टूडेंट का तो पता ही नहीं है। तो 40वें स्टूडेंट का पता नहीं है, इसीलिए तो ये हमें करना पड़ेगा। तो 1950 और उसमें हमें ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 1950 प्लस ये भी तो क्या है, योग ही है, तो एक्स बार प्लस 39 ये कर दिया। और डिवाइड कितने बच्चे हैं टोटल, तो 40 डिवाइड कर दिया। और एक्स बार का वैल्यू जो है ये आपको नहीं पता, एन का वैल्यू पता था तो ये रख दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो 40 एक्स बार इक्वल टू 1950 प्लस एक्स बार, और इसको 39 को इसमें जोड़ देते हैं। तो देखो 39 को इसमें अपन ने जोड़ा तो ये आ गया 1989 प्लस दिस। अब यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ ले जाएंगे, तो 40 में से एक गया तो 39 एक्स बार इक्वल टू 1989। ठीक, अब बस इसको अपन को एक्स बार का वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर। ठीक है, जो गुणा में है वो डिवाइड में चल जाता है, तो ये डिवाइड हो गया 1989 बाई 39। अब 39 का टेबल तो किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता तो गुणा करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन देख के आपको आइडिया लग सकता है। क्या आइडिया, देखो 3 है यहाँ पे 19 है, तो 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18। अब 3 पंजे 15 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 है ना, तब तो ठीक था, लेकिन सॉरी यहाँ पे 0 होता उसके आसपास तो ठीक था। यहाँ पे अब 9 है, लगभग 40 के आसपास है। तो पहले आप क्या करो, 3 पंजे 15, 5 ही गुणा करके देख लो, क्या पता आपका काम बन जाए। तो 5 से किया तो 5 नाम 45, 4 5 थी 15 और ये ठीक है। तो 195 आया आपका, 195 आया। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 बार तो हो ही जाएगा और 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो 39, तो 5 एकम मतलब 39 एकम ये 39, तो 51 आपका यहाँ पे आंसर आया है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको क्वेश्चन पढ़ना था, साथ साथ चीज़ों को समझते हुए चलना था और स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर आ जाता। तो बस यही करना था आपको, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और मैं लिख के जाती हूँ, उसको याद कर लेना, ठीक है। और याद नहीं भी करो तो भी काम चल जाएगा, पर ठीक है कर सकते हो याद तो कर लेना। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, सही समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। कब, सही समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो एक्स बार का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, अशुद्ध नंबर, मतलब जो गलत है वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, अशुद्ध हो गया। कभी कभी गलती से लिखने में आ जाता है ना, जैसे 2 4 की जगह हमने लिख दिया 2 8, तो फिर कितना डिफरेंस आएगा एवरेज में, वो बात हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो अशुद्ध प्लस सही अंक, जो सही संख्या लिखनी थी वो, और यहाँ पे उसमें से घटाने क्या, जो गलत था अशुद्ध अंक, ये डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइड करना है n से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अशुद्ध संख्याओं का योग लिख लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि अशुद्ध अंक यहाँ है ये यहाँ पे है, तो ऐसा गड़बड़ ना हो आपके साथ में, ठीक है। एक क्वेश्चन भी मैं बता ही देती हूँ ताकि आप करना चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना। छोटा सा ये क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो 5 जो है ऑब्जर्वेशन है अपने पास में, ठीक है, 5 प्रेक्षणों का ऑब्जर्वेशन, सॉरी माध्य 5 प्रेक्षणों का माध्य है अपने पास में 7। लेकिन हमें बाद में पता चला, क्या पता चला बाद में, कि दो प्रेक्षण जो थे 5 और 9, इनकी जगह पे ऐसे ही लिखा रहेगा, 5 और 9 के स्थान पर क्या लिख दिया, गलती से आपने 4 और 8 लिख दिया। क्या लिख दिया, 4 और 8 लिखने में आ गया आपके, ठीक है, 4 और 8 ले लिया। तो अब सही माध्य बताओ, इस तरह का क्वेश्चन आएगा और ये फॉर्मूला आपके बहुत ही यूजफुल रहेगा उस केस में, ठीक है। तो 5 प्रेक्षणों का माध्य ये 7 है। अब
जो फॉर्मूला है उसकी तरह से कर लेते हैं, या फिर सिंपल सा आपको ये करना है। देखो गलत जो संख्या लिखनी थी उन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। 5 और 9 कितना है आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा ये 14। इनका सम कर लिया आपने 14, ठीक। और ये गलती से जो लिखा इनका भी कर लो सम, तो इनका सम क्या हो गया 8 और 4 12। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 आ गया ये तो। अब ये जो अपने को 5 प्रेक्षणों का एवरेज दिया है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सिग्मा एक्स वो क्या होता है, औसत गुणा क्या संख्या, वही है ना, औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऐसे लिख दिया मैंने। तो औसत क्या है 7 है और संख्या कितनी है 5, तो 7 पंजे 35 हो गया ये तो योग है ये। और यहाँ पे भी तो अपन योग ही किया है और डिफरेंस कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये 35 प्लस 2 कर दो, 35 प्लस 2 और डिवाइड किससे करना है, जितनी नंबर्स हैं n से। तो 37/5 आपका यहाँ पे आंसर होगा, जो कि क्या आ जाएगा 5 7 35, 2 बचा 5 चौको 20, ठीक है। तो यही मैंने यूज़ किया है और ये कर दिया डायरेक्ट ही, ताकि आपको फॉर्मूला भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़े। क्या किया मैंने, जो सही नंबर थे उनका सम किया, ठीक है। तो ये सही अंक आ जाएंगे, ठीक, सही अंक आ जाएंगे, सही अंक का योग आ गया ये। ऐसे ही अशुद्ध अंक जो गलती से लिखे उनका भी योग कर लिया। और फिर इसने क्या किया यहाँ पे माइनस, तो मैंने भी यहाँ पे माइनस कर दिया, मतलब डिफरेंस कर दिया। तो मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ तो पता चल गई, ठीक है। अब मुझे ये अशुद्ध वाले जो हैं ये यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू अशुद्ध है, ये ऐसे मान सकते हो। इससे आपके पास सिग्मा एक्स आएगा, मतलब ये अशुद्ध जो है ना ये आ जाएंगे आपके पास, टोटल आ जाएंगे। इसी को अशुद्ध माना है, इसी में है शुद्ध अशुद्ध सब जो है। तो ये 35 हो जाएगा, ये 35 लिख लिया। तो 35 प्लस ये जो डिफरेंस अपन ने फाइंड किया ये लिख लिया, और डिवाइड किससे किया हमने, जितने नंबर्स थे तो 5 से, तो 7.4 आपका आंसर आ चुका है यहाँ से, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जाती हूँ, तो वो आप करने की कोशिश करना। कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिख देती हूँ क्वेश्चन की 100 ऑब्जर्वेशन का क्या है माध्य, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। 100 ऑब्जर्वेशन का माध्य कितना है 40, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे 3 और 72 की जगह, ठीक है, 3 और 72 की जगह क्या लिख दिया, गलती से लिख दिया आपने 30 और 27। क्या लिख दिया, 30 और 27 लिख दिया। तो आपको बताना है सही माध्य, ठीक, सही माध्य बताना है। 100 ऑब्जर्वेशन 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, और यदि आपने क्या किया 3 और 72 की जगह गलती से 30 27 लिख दिया, तो सही माध्य आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगी, यहाँ पे आपको खुद को ही सॉल्व करना है और एग्जैक्ट आंसर बताना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पहले अपना प्लान था एक ही क्लास में सब कंप्लीट करने का, लेकिन ये चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, ठीक है, तो मैंने बता दी हैं। और कल की क्लास में ये थोड़ी सी ये क्वेश्चन और आपको करना है, और एक क्वेश्चन और अपन देखेंगे जो कि अभी ही पूछा था उस तरह का, और फिर अपन टेबल के क्वेश्चंस कर लेंगे, जो भी टेबल फॉर्म में आपको वही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा समझाने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर माध्यिका का एक फॉर्मूला है, एक तो वर्गीकृत के लिए, एक अवर्गीकृत के लिए, वो थोड़ा सा देखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो टाइप है यहाँ से बन सकता है। दूसरा आपका माध्यिका से क्वेश्चन बनता है। जनरली यही ट्रेंड चलता आ रहा है, बाकी का जो भी है वो भी अपन डिस्कस तो करेंगे, और पीवाईक्यू भी ले लेंगे। तो आप ये ना सोचें कि पीवाईक्यू नहीं करवाएंगे, पीवाईक्यू भी करवा देंगे, सब चीज़ करवा देंगे। कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा समझने की थी वो आपको समझा दी है, और अपनी क्लासेस मैथ्स का सिलेबस 2025 में ही एंड हो जाएगा आपका, मेरी तरफ से थ्योरी और ये क्लासेस का, ठीक है। थ्योरी एमसीक्यू फॉर्म में पीवाईक्यू सब मैंने एक साथ ले लिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हम और मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे बताएं। आप बताएंगे तभी मैं उस पर काम स्टार्ट करूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन ढूंढने में, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, आप तक पहुँचाने में, लेकिन आप इसको ज़रा सा भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ना अपने साथियों के पास में पहुँचाते हैं, ना ही क्लास को हाइप करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ कि भाई आपका थोड़ा सा आप सही ट्रैक पे रहें और आपके अच्छे मार्क्स हो जाएं, आप फाइनल मेरिट में जाने से ना बचें, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए ये कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा अपन करें तो आपको सपोर्ट करना होगा, अन्यथा मैंने आपसे वादा किया था कि भाई अपना 25 में सिलेबस हो जाएगा, तो मैंने करवा दिया है। अभी आपके पास खूब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने तो पूरे पूरे पड़े हैं, मई भी है, 5 महीने हैं पूरे, जिसमें आप खूब इस प्लेलिस्ट को 21 क्लासेज हो जाएंगी, उनको आराम से कितनी बार भी देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 महीने पहले मैंने आपको पूरा थ्योरी क्लासेस करवा दी आराम से। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे बेझिझक पूछ सकते हो, और क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद में। लेकिन बार बार मर्ज करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए एक साथ ही क्लास मिलेगी। आपको खुद से नोट्स बनाने हैं तो खुद से नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में वेट करेंगे तो फिर आपका भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, और खुद से लिखोगे तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। पीडीएफ आपके फ़ोन में स्टोर होती रहती है, कभी खोल के कोई भी नहीं पढ़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से नोट्स बनाएं, एक नोटबुक होगी सामने, तो एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करने में भी अच्छा रहेगा, और आपको
ये भी रहेगा कि इस नोटबुक में इतने पेज हैं, हमारा मैथ्स का सिलेबस इतना है, हमने इतना कर लिया है, इसमें से हमें ये नहीं आता है मार्क्स करने में। जो भी चीज़ें हैं ना, तो कॉपी पेन से अगर आप करोगे खुद के हाथों से, तो आपके माइंड में भी रहेगा कि हमने यहाँ पे ऐसे पढ़ा था। पीडीएफ में ढूंढते ही रह जाओगे लास्ट टाइम पे कहाँ पे कौन सी पीडीएफ पड़ी है क्या नहीं है। ठीक है, हज़ारों पीडीएफ आपके फ़ोन में पड़ी है, लेकिन आपको खुद के मन को पता है कितनी आप ओपन करके पढ़ते हो, कितनी नहीं करते हो। स्टोर करते जाते हैं, फ्री की चीज़ मिल रही है, स्टोर करते जाओ। तो आपकी इच्छा है आप क्या करोगे। पीडीएफ मैं दूंगी आपको, पर आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हो वो आपके ऊपर है। तो कल की क्लास में मिलते हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।